जय हिंद। वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम करंट एक्सिटी के प्रीवियस ईयर के सवाल करेंगे। अब आप सवाल कहीं से भी सोल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने साथ साथ में सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको हर एक सवाल दिखाने के बाद में टाइम दूंगा, सफिशिएंट टाइम दूंगा जिसमें आप सवाल को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपने सवाल देखा, सोल्व किया, आपने आंसर देखा, मैं उसके जस्ट बाद में आंसर ही बताऊंगा आपको, और आपको दिक्कत है आप सोल्यूशन भी, तो मतलब सब काम यहीं पे भी कर सकते हैं आप। नहीं, फिर भी आप चाहते हैं नहीं सर हम पहले सोल्व करना चाहते हैं, कोई भी बुक से आप रेफर करके आप सोल्व कर लीजिए, कोई भी प्रीवियस ईयर होगा। हम यहाँ पे ईयर 2000 से लेकर 2020 तक के सवाल हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम सिंगल कट देखना शुरू करेंगे, तो पूरे सिंगल कट देखेंगे, फिर मोर देन वन ऑप्शन कट, तो पूरे मोर देन वन ऑप्शन कट, फिर इंटीजर, सब समझ में आ रहा है, उस तरीके से हम काम करेंगे। तो आप सही ढंग से सीरियसली करिएगा इसको, क्योंकि अप्रोक्सीमेट अगर आप देखेंगे हर एक ईयर में 2 सवाल के ऑन एन एवरेज पूछा जाता है आपके पास में, और चैप्टर आसान है और आप इस बढ़िया कमांड रखेंगे, ठीक है। एक बात और, जो प्रीवियस ईयर में ना आपको आरसी सर्किट के सवाल इसके अंदर दिखाई देंगे, पर हमने आरसी सर्किट कैपेसिटर के साथ में पढ़ा था, तो हम उन सवालों को वहां पे देख लेंगे। क्लियर? शुरू करें बच्चों, आइए अपने इसको शुरू करते हैं। बच्चों ये सवाल आपसे 2001 में पूछा गया, और सवाल अच्छा है, मतलब सोचने वाला सवाल है। आप करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। हुआ बच्चों? मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, अगर आपने नहीं किया तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। इसे बच्चों बी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट होगा, मतलब जो एन की वैल्यू रहेगी वो आपके पास में 6 रहनी चाहिए। अब आइए, अगर आपका आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए सवाल में क्या बोला गया, ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड 3 आइडेंटिकल सेल्स ऑफ नेग्लिजिबल रेशियो कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे आपने ऐसे एक वायर बना दी ना, इसकी लेंथ ऐसे कुछ एल है, और इसको ऐसे 3 बैटरी से आपने ज्वाइन किया, वन ऐसे सिमिलर यहाँ पे एक और बना दी। सीरीज में बोलता है सेम पोलैरिटी से ऐड कर देना, तो ये भी ई हो गया, ये भी ई हो गया, ये भी ई हो गया। इसके रेजिस्टेंस को आर मान लीजिए, ये हो गया रो एल बाई ए। अब इसने क्या बोला कि ये आपके पास में कुछ डेल्टा टी टेम्परेचर राइज होता है, इसमें जो टेम्परेचर राइज है डेल्टा टी कितने टाइम में, टी टाइम के अंदर ऐसा होता है। तो अगर बच्चों मैं पावर देखूं, इससे पावर कितना रेडिएट होगा, तो पावर का एक्सप्रेशन क्या आता है आपके पास, नहीं तो हीट देख लेता हूँ, हीट क्या एक्सप्रेशन आता है, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो आई की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो इसकी डिस्टेंस कुछ आर नाम दे दिया ना मैंने, तो आई हो गया 3e डिवाइड बाई आर, यही करंट जाएगा, आई स्क्वायर आर, और टाइम कितना आपके पास में टी, टोटल हीट इतनी थी, और इससे आपके पास कितना टेम्परेचर हुआ डेल्टा थीटा। तो हीट क्या होता है, H इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, ऐसा एक्सप्रेशन कुछ लिख दिया मैंने। फिर इसका मास कुछ मैंने m मान लिया, इसका मास कितना मान लिया, m मान लिया। ठीक, अब देखिए सवाल में क्या बोला, इसने बोला एक नई वायर ली, उसकी लेंथ क्या जस्ट इसकी डबल है, इसकी जो लेंथ होगी वो जस्ट डबल है, ये अगर L है तो 2L है, बाकी सब रो ए सब सेम है आपके पास में। ठीक है जी, इसको कुछ बैटरी से कनेक्ट किया, ऐसी n बैटरी से, n की वैल्यू नहीं बताई, n बैटरी से बोल दिया मैंने, मान लिया। अब देखिए इसकी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो यहाँ पे आपके पास जो रेजिस्टेंस था दैट इज रो एल की जगह 2L बाई ए आ गया, L बाई ए को आप R बोले तो कितना आ गया, 2R आ गया। इसकी रेजिस्टेंस जो आ गई बच्चों वो 2R आ गया आपके पास। और इसका मास देखेंगे तो मास क्या होता है, यहाँ पे जो M था दैट इज रो मल्टीप्लाई पाई R स्क्वायर L यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो L की बजाय क्या सिर्फ 2L आ जाएगा, तो इसका मास कितना बन जाएगा, 2M बन जाएगा। तो मैंने अगेन वही फॉर्मूला लगाया, हीट का फॉर्मूला आता है आई स्क्वायर आर टी, तो आई की जगह कितना आएगा, एन बाई ई डिवाइड बाई 2R, आई स्क्वायर, आर की जगह कितना आ गया 2R, और टाइम कितना लगेगा आपके पास में, यहाँ पे टाइम कितना है आपके पास, यहाँ पे टी टाइम लगेगा। ठीक, ये इतना टाइम आ गया। अच्छा ये क्या बन गया, जैसे एन स्क्वायर ई स्क्वायर, एन स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2R मल्टीप्लाई टी, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। ये आर आ गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे ऐसे करके कुछ 2 बन गया, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा बच्चों, दैट इज एम एस, एम की जगह कितना आएगा 2M आएगा आपकी बार, मास का 2M है, 2M S और डेल्टा टी, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस सेम बोल दिया, उससे सेम टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्या समझ में आ रही है बच्चों? तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन को देख लेते हैं अच्छे से, क्या बन गया, दैट इज एन स्क्वायर ई स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया
2RT, यहाँ पे 2 नीचे आएगा, दैट इज 4RT इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। यहाँ से MS डेल्टा टी की वैल्यू ये है, यहाँ से ये है, दोनों को बराबर कर देते हैं, तो यहाँ से बराबर कर दिया, बन गया 9E² RT इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो N² E² T डिवाइड बाई 4R। इसने इसको मार दिया, E² ने इसको मार दिया, T ने इसको मार दिया, तो N की वैल्यू कितनी है कि 6 आ गई। मतलब कितने नंबर चाहिए बैटरीज, कैसे 6 नंबर चाहिए। तो हमें हीट देखना है, हमें ये पता है हीट्स का फॉर्मूला आता है I²RT हीट, और वो किसके बराबर होता है, दैट इज MS डेल्टा थीटा, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर। जो नेक्स्ट सवाल आपके पास में जो है सेकंड प्रॉब्लम, ये आपसे 2001 में पूछा गया। 2001 में बहुत ही आसान सा सवाल है, आप देखिएगा मतलब प्रीवियस से लगाते लगाते कि जेई किस तरीके का सवाल पूछता है। मैं आपको हमेशा से एक बात बोलता आता हूँ कि जैसे 10 सवाल जेई ने पूछे, तो उसमें 2 या 3 सवाल होंगे जो अच्छे लेवल के होंगे, बाकी सब आसान रहते हैं। तो हमेशा हमें आसान सवाल की तरफ बढ़ना चाहिए और वो करके आगे निकल लेना चाहिए। तो आप देखिए ये सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, कैसा सवाल है देखिए। बच्चों आपसे क्या बोला गया, अब आपसे इस सवाल में बोला, इसका जो आंसर होगा बेटा, दैट इज ऑप्शन सी। सवाल में बोला गया कि यार जो करंट निकल रहा है, बैटरी जो करंट आई निकल रहा है, वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है यार, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसको हटा देते हैं। इसको कब हटाया जा सकता है, जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाए। समझ में भाई साहब, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा तो सिस्टम कोई काम ही नहीं होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज कब बनेगा, व्हेन दिस बाय दिस, दैट इज R3/R1 इज इक्वल टू R4/R2 आपके पास में हो जाए, तो R6 से कोई मतलब नहीं, इसको हटा सकते हैं, और इसको हटा दी तो R6 रहा ही नहीं, फिर वो इंडिपेंडेंट आएगा। तो कितना आसान सवाल था देखिए। व्हीटस्टोन ब्रिज का इतना हलवा सवाल देखने को मिलना बहुत ही रेयर रहता है। अब देखिए जेई का सवाल है, ऐसे मत समझिए भाई साहब कोई हल्का सवाल है, जेई में पूछा गया सवाल है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको। तो सवाल ऐसा नहीं कि हमेशा टफ आते हैं, कुछ सवाल आसान कुछ सवाल टफ रहते हैं, हमें इजी देख के आगे बढ़ना होता है। तो जवाब हो जाएगा दैट इज R2/R3 इज इक्वल टू R1/R4। तो आपके पास में डायरेक्टली यहां पे ऑप्शन सी मैच कर जाएगा। क्लियर बच्चों, आपके पास में थर्ड प्रॉब्लम है, ये आपसे पूछी गई 2002 के अंदर। 2002 करके बताइए बच्चों क्या जवाब आ रहा है, होना चाहिए आपसे नहीं है। मैं डायग्राम मैं फिर से बना देता हूं। हुआ बच्चों, तो इसमें आपके पास में ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, ए ऑप्शन सही जवाब है। अब देखते हैं इसको करके कैसे करेंगे। देखिए आपको दिखाई दे सर जी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें जितना करंट आएगा उतना इसमें जाएगा, इसमें जितना करंट आएगा बच्चों उतना इसमें जाएगा, और इसमें जितना करंट आएगा उतना इसमें जाएगा। मतलब इसका कोई रोल नहीं है, सवाल कुछ बचा ही नहीं। ये 2R 2R 4R, यहाँ पे ये 4R, ये 4R और 4R पैरेलल में थे तो 2R। अब ये 2R और ये वाला 2R पैरेलल में है, तो कैसे करेंगे, 2R मल्टीप्लाई दिस डिवाइड बाय 2R प्लस 2R। ये एक्सप्रेशन यहाँ पे उड़ गया आपके पास में, तो कितना 2 कैपिटल R स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। समझ में आ रहा है, तो ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा, सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बात, ठीक है।
बच्चों ये वाला सवाल आपसे 2002 में पूछा गया और बड़ा बड़ा सवाल है, आप कर पाएंगे इजीली। करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। हाँ भी हुआ। आपके पास जो जवाब रहेगा दैट इज ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। थोड़ा देख लेते हैं। आपको बोला गया कि इसकी जो पावर है वो है 100 वॉट, तो किसी एक गिवन वोल्टेज पे होगी। वोल्टेज गिवन वोल्टेज क्या है वो उससे बताएं, सिर्फ बोलते हैं कि इसकी पावर 100 वाट है तो हम समझ में आता है कोई गिवन वोल्टेज वी पे मान लेंगे ना, तो बोलते हैं कुछ वी वोल्ट पे है आपके पास। सिमिलरली इन दोनों की जो पावर है आपके पास ये 60 वॉट एट कुछ वी वोल्टेज और ये भी आपके पास में 60 वाट एट वी वोल्टेज। इसका नाम कुछ बल्ब B1 है, इसका नाम कुछ B2 है, इसका नाम कुछ B3 है। चाहता क्या है सवाल में? सवाल में ये पूछना चाह रहा है कि आपसे कि यार अगर हम इस सेटअप पे लगाएं तो इस गिवन सेटअप के अंदर पावर किस में ज्यादा आ रहा है आपके पास में, तीनों में से किस में हाईएस्ट आ रहा है, ऑर्डर आप सीक्वेंस पूछ रहा है ना वो। अब कैसे करेंगे देखिए, अगर आप रेजिस्टेंस निकालेंगे इसका पावर क्या आता है, पावर आता है आपके पास VI दैट इज V स्क्वायर बाय R। तो R की वैल्यू कितनी है, V स्क्वायर बाय P। तो यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस आ गई V स्क्वायर बाय 100, इसकी रेजिस्टेंस R1 बोल दी। इसकी रेजिस्टेंस बच्चों अगर आप देखेंगे दैट इज V स्क्वायर बाय 60, अरे सही। और इसकी रेजिस्टेंस बच्चों अगर आप देखेंगे दैट इज V स्क्वायर बाय 60, ये आ गया आपके पास में। ठीक, ये रेजिस्टेंस की वैल्यूज आ गई। अब आप देखिए अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो इसमें तो कुछ करंट सेम जाएगा आपके पास में, इसका नाम कुछ I1 बोल देता हूं, इसमें कुछ ऐसे I2 करंट जाएगा, तो इन दोनों में करंट तो सेम जाएगा। तो पावर का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा I स्क्वायर R, दोनों में I सेम। मैं सिर्फ B1 और B2 कंपेयर कर रहा हूं बच्चों, दोनों में I सेम, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उससे ज्यादा पावर आएगा। अगर आप इन दोनों में कंपेयर करें तो बात समझ में आ रही है? दोनों में I सेम, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उससे ज्यादा पावर आएगा। दोनों में से किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, अंदर भी देख के बताएगा भाई सब इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, बिकॉज ये V स्क्वायर बाय 60 V स्क्वायर बाय 100 है। तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज P2 इज ग्रेटर देन P1। ये खेल तो खत्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं भाई साहब इसके अंदर। अब आप कंपेयर कीजिए इसको या फिर किसी एक को। तो इसमें देखिए, इसमें जो करंट होगा वो ज्यादा होगा, इसमें जो करंट होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि सर जी इन दोनों की रेजिस्टेंस तो सेम है, इन दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो इसका जो R इक्विवेलेंट है वो ज्यादा है, इसका R इक्विवेलेंट कम है। तो I2 की वैल्यू क्या आपके पास ज्यादा है, I2 की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू I1। और आपको पता है कि R3 और R2 दोनों सेम है, तो भाई साहब क्या बोलेंगे, जो पावर इन B3 होगा वो ज्यादा होगा। पावर इन B3 होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। आप ऐसे बोल देंगे सर जी P3 में हाईएस्ट बल्ब जो B3 मतलब पावर लिख दिया मैंने, पावर थ्रू P3 इज हाईएस्ट, देन आपके पास में P2 एंड देन P1। समझ में आ गया? इन दोनों में करंट सेम देख लिया बच्चों, करंट सेम देखा तो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा तो इससे पावर ज्यादा, ये वाला एक्सप्रेशन हो गया। अब देखिए इन दोनों में अगर आप देखें दोनों आइडियल बल्ब है, पर इससे करंट ज्यादा जा रहा है, इससे कम जा रहा है। क्यों? दोनों इसके अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 250 वोल्ट है। समझ में आ रही है? तो इसमें जो करंट जाएगा 250 डिवाइड बाय इन दोनों की रेजिस्टेंस का एडिशन। यहाँ पे सिर्फ इसकी रेजिस्टेंस तो इस I2 ज्यादा आएगा, I2 ज्यादा आएगा तो भाई साहब इससे जो पावर आएगी वो भी ज्यादा आएगी, बिकॉज पावर है I स्क्वायर R, R दोनों में सेम है। समझ की बात? ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पे डी ऑप्शन मैच करेगा। बच्चों ये वाला सवाल आपसे ईयर 2003 में पूछा गया, करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। हाँ भी हुआ। इसमें ए ऑप्शन सही होगा, होने को तो बी ऑप्शन भी सही हो सकता था, पर दोनों में से एक अप्रोप्रिएट अगर आप देखें तो ए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो हम ए ऑप्शन को टिक करेंगे। देखिए ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रखते हैं, इसके अक्रॉस ऐसे वोल्ट मीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर पहले में लगा होता है, फिर ऐसे अमीटर लगाते हैं और यहाँ पे ऐसे बैटरी लगाते हैं, ऐसे सेटअप रहता है आपके पास। ठीक है,
मतलब वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा हुआ होना चाहिए, अमीटर करंट मेजर कर पाए सीरीज में लगा हुआ होना चाहिए। तो अगर आप सी ऑप्शन से सी ऑप्शन में चलिए, सी ऑप्शन में वी किसका पोटेंशियल नाप रहा है भाई साहब, जिसका पोटेंशियल उसका करंट नहीं है तो मैट्रिक नहीं है, सी तो गलत हो गया, सी गलत हो गया। डी ऑप्शन में देख रहे हैं तो वो किसका पोटेंशियल नाप रहा है आप देख लीजिए, मतलब नहीं है, करंट कहीं का नाप रहा है, पोटेंशियल कहीं का ना, सी और डी तो दोनों गलत हो गए। अब चलते अगर आप ए और बी में अगर आप देखें तो सबसे पहले बी ऑप्शन में देखते हैं, बी ऑप्शन में अगर आप देख रहे हैं तो करंट वो ऐसा सर्किट बना रखा है उसने, ऐसा सर्किट बनाया हुआ है ऐसे करके यहाँ पे कुछ, और फिर यहाँ पे ऐसे करके कुछ बैटरी बना दी उसने, ऐसा बैटरी बना दी इसने। तो सर ए ऑप्शन पे चलते हैं बच्चों, फिर मैं देखते हैं कि ए बी में से क्या सही है। और यहाँ पे ऐसे वोल्ट मीटर बना दिया, ठीक है, और कुछ है क्या यहाँ पे, ऐसे करके ऐसे उसने डिस्टेंस वेरिएबल करके, ठीक। तो अगर आप देखें पोटेंशियल डिफरेंस किसका मेजर कर रहा है, इस पूरे सेटअप का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, और करंट किसका मेजर कर रहा है, इस पूरे सेटअप का करंट मेजर कर रहा है, तो V इज इक्वल टू आई, सही बैठ जाएगा, सही है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका मेजर कर रहा है, इस पूरे डिस्टेंस का मेजर कर रहा है, आप देख लीजिए, और करंट भी इस पूरे जो भी आ रहा है वो नेट को मेजर कर रहा है, तो बात सही है कि बी ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन में अगर आप चेक करेंगे तो बी ऑप्शन में कुछ ऐसा दिखा दिया उसने, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ऐसे अमीटर बना दिया, ठीक, और यहाँ पे ऐसे एक वोल्ट मीटर लगा दिया, और बैटरी का जो सेटअप है वो कुछ ऐसा बनाया, ये छोटा और ये बड़ा, ऐसे सेटअप बना दिया, ये ऐसे वेरिएबल रेजिस्टेंस है, क्लियर। अब अगर इसमें देखेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर कर रहा है वो इस वेरिएबल के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसके अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के अक्रॉस सेम आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस। तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस में बोलो, इसका पोटेंशियल मेजर कर रहा है, हाँ कर रहा है, करंट इसका मेजर कर रहा है, हाँ है कर रहा है, तो इससे भी सही हो सकता है, पर एक्चुअली दोनों मैच कर रहे हैं, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, तो हम ये बोलते हैं भी ये पूरे सेटअप का पोटेंशियल मेजर करे, पूरे सेटअप का करंट मेजर करे, तब जाके वो ज्यादा अप्रोप्रिएट। दोनों में से चूज करना कौन सा ज्यादा सही है, तो हम बोलेंगे ये ज्यादा सही है, बिकॉज ये पूरे सेटअप का करंट मेजर कर रहा है और वो एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का कर रहा है, मतलब इससे भी ऑब्जर्व प्रूव हो जाएगा। पर दोनों में से अगर ट्रू देखना हो तो हम ये चाहते हैं कि जो करंट आता है वो नेट करंट आता है बैटरी वाला, तो वो अगर आए तो ज्यादा अप्रोप्रिएट दिखता है। मतलब दोनों ही सही है, मैं ये नहीं बोल रहा वो गलत है, पर वो ठीक है कि अगर दोनों में से अप्रोप्रिएट चूज करना हो तो हम नेट वाला लेंगे सर्किट, तो आपके पास में ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। बच्चों ये वाला सवाल आपसे 2003 में पूछा गया और ये मीटर ब्रिज का सवाल है, एक बार आप देखिए तो। हाँ भी हुआ बच्चों, इसका जवाब आएगा आपके पास वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सवाल में क्या है, मीटर ब्रिज का सेटअप बोला गया है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है आपके पास में, एक यह रेजिस्टेंस कुछ R1 है और एक यह रेजिस्टेंस ऐसे कुछ R2 है। यहाँ पे ऐसे एक वायर है और यहाँ पे ऐसे वायर बना दी हमने, और इसके अंदर ऐसे गैल्वेनोमीटर लगा के ऐसे नल पॉइंट ढूंढा गया, नल पॉइंट मिला x पे। तो अगर ये x से मेरे इसकी लेंथ कुछ l मान, तो ये लेंथ कितनी होगी l माइनस एक्स। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ इट इज R1 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस x पार्ट इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ l माइनस एक्स पार्ट, तभी नल पॉइंट मिलेगा, मतलब ये भी स्टोन भी तभी बनेगा। अच्छा x पार्ट की अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, तो आप ऐसे लिख दीजिए दैट इज इसकी रेजिस्टेंस रो l बाय a मान लीजिए कुछ, दैट इज R1 इज इक्वल टू रो l की जगह कितना हो गया x और डिवाइड बाय एरिया कितना हो गया पाई r स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे दैट इज R2 डिवाइड बाय रो L कितना का L माइनस 6 डिवाइड बाय पाई r स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। तो अगर आप देख रहे हैं केस में तो ये रेडियस वेडियस सब कट जा रहा है, कुछ बच नहीं रहा, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम डायरेक्टली ये बात लिख लेते हैं दैट इज R1 डिवाइड बाय दिस लेंथ इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय दिस लेंथ। एक्चुअली होना चाहिए रेजिस्टेंस, पर रेजिस्टेंस जब हम लिखते हैं तो बाकी सब चीज कट जाते हैं, सिर्फ क्या बचता है यहाँ पे लेंथ वाली टर्म बचती है। अब सवाल में बोला कि अगर हम इसकी वायर की रेडियस को डबल कर दें, रेडियस को डबल करें दोनों तरफ रेडियस डबल हो जाएगी, तो वो टर्म कट जाएगी, तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो आप बोले रेडियस को डबल कीजिए ट्रिपल कीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, जो नल पॉइंट अगर x में मिला तो बाद में भी कहाँ पे मिलेगा आपको, x पे ही मिलेगा, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास इस हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों 7th प्रॉब्लम हुई हमारे पास, और अभी तक हम सब सिंगल ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं ना, दैट इज ऑल अभी तक सिंगल ऑप्शन करेक्ट है।
सिंगल ऑप्शन करेक्ट। तो हमारे पास ये हम 7th प्रॉब्लम कर रहे हैं और ये जो आपसे पूछा गया ये 2003 में पूछा गया, 2003 का सवाल है। अब मुझे करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। हुआ बच्चों, आपके पास ए ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। कुल मिला के आपसे ये पूछ रहा है कि 3 रेजिस्टेंस को डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ऐड किया गया, पावर डिसिपेशन की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। पावर का एक्सप्रेशन आता है आपके पास में, दैट इज आई स्क्वायर आर। आर आई सब में सेम है, सबका जो रेजिस्टेंस है उस पर कहानी डिपेंड करेगी। तो आर इक्वल लिख दूंगा उसको। तो अगर आप ए सबसे पहले अगर आप फर्स्ट की देख रहे हैं, फर्स्ट वाले पार्ट की जो रेजिस्टेंस है वो कितना बन रहा है बच्चों, देखिए टोटल दैट इज 3R, दिखाई दे रहा है आपको 3R। सेकंड वाले पार्ट की अगर आप देख रहे हैं तो आर इक्वल कितना बन रहा है, ऊपर वाले दोनों पैड सीरीज में है तो 2R बन गया, नीचे एक R है 2R/3, तो आप कैलकुलेट 2R/3। थर्ड ऑप्शन वाले जो थर्ड डायग्राम बना हुआ है उसके अंदर आप देख रहे हैं आर इक्वल तीनों पैरेलल में है आपके पास में, तो R/3 बन जाएगा। फोर्थ वाली कॉम्बिनेशन है बच्चों, अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखेंगे तो पहले दो पैरेलल में है दैट इज R/2, फिर वो सीरीज में है दैट इज 3R/2, ऐसा बन गया। अब आप देखिए पावर आई स्क्वायर आर इक्वल है, जिसका आर इक्वल सब ज्यादा होगा उससे पावर सब ज्यादा होगा। सब ज्यादा आर इक्वल किसका है, 1 का, हाईएस्ट पावर आएगी 1 में। उससे कम देखिए किसमें है, इसमें है आपके पास 1.5, फिर आएगी 4 में, फिर इन दोनों में कंपेयर कीजिए तो 2 में, फिर 2 में आएगी और फिर क्या आएगा 3 में। तो ऑर्डर ये रहेगा हाईएस्ट 1, फिर 4, फिर 2 और फिर थर्ड। तो आपके पास में ए ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। देखिए कितना आसान सवाल था ना बच्चों। ये आपसे 2004 में पूछा गया पोस्ट ऑफिस बॉक्स का सवाल है। पहले पूछा था, आजकल बहुत कम पूछा जाता है, उसके बाद नहीं पूछा गया है कभी। एक बार आप देख लीजिए, इसकी थ्योरी भी बोला था आप खुद से पढ़ लीजिएगा। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स और एक बच्चों ये आपके पास में जो कलर कोडिंग है, ये दोनों चीजें आप ढंग से खुद से पढ़ लीजिएगा। अभी थ्योरी पढ़ के इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, मतलब एक बार आप वीडियो देख लीजिए या फिर कोई भी, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में करवाया, जब आप लैब में जाते हैं तो आपको दिखाया जाता है किस तरीके का सेटअप है। ये व्हीटस्टोन पे बेस्ड होता है। तो एक बार आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए, कोई भी बुक से पढ़ लीजिए, कहीं से समझ में आ जाएगी, तो वीडियो देख लीजिए, उससे भी समझ में आ जाएगी बात आपको, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है, ये सवाल थ्योरेटिकल है। इस साथ में कलर कोडिंग वाला कंसेप्ट है वो भी आप करके जाइएगा, जेईई मेंस में कई बार पूछ लेता है। तो सवाल आपके सामने है, अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा तो एक बार आप जाके देख लीजिएगा पोस्ट ऑफिस बॉक्स और कलर कोडिंग। ये बात नोट कर लीजिए, जेईई मेंस में पूछे जा सकते हैं। कलर कोडिंग का कई बार सवाल आया है जेईई मेंस के अंदर, ठीक है। तो वो आसान सा है, वो आपको समझ में आ जाएगा, एक बार आप देख लीजिएगा उसको। तो इसका जो करेक्ट जवाब आपके पास में रहेगा दैट इज ऑप्शन बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट है। वो आपको जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, वो ए और डी के बीच में कनेक्ट होगी। एक बार आप देख लीजिएगा, आपको समझ जाएगी बात, बहुत सिंपल सी चीज है ये। बच्चों यार सवाल आपसे 2004 में पूछा गया, करके बताइए सवाल का क्या जवाब आ रहा है। हुआ बच्चों। तो ये आपके पास में जो इसका सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। मैं इसको करके दिखाता हूँ। देखिए आपको बोला गया P और Q, यहाँ पे एक पॉइंट है P और यहाँ पे एक पॉइंट है Q, इसकी वजह जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो R है, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया R और इसके अगर P और R में अगर आप देखें 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो ये जो नेट जुड़ के बनेगी दिस इज बिकम R/3। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं Q और R की वजह 2 रेजिस्टेंस है आपके पास में, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास R/2। समझ में आ गई बात। अब आपसे क्या बोला गया कि मैक्सिमम किसके अलोंग है। अगर आप सबके अलोंग निकाल दिखा देता हूँ यार, मैं आपको इसके अलोंग निकाल के दिखा देता हूँ। इसके अलोंग अगर आप निकालेंगे तो कितना बनेगा, ये R और R/2, ये 3R/2 बन गई। ये दोनों सीरीज में हो गए बच्चों, ये दोनों 3R/2 और ये R/2 3, दैट इज 3/2
प्लस 1/3 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1/3, ये बन जाएगा आपके पास R बिटवीन P एंड R। ये दोनों सीरीज में थे, दैट इज 3R/2, और ये दोनों फिर पैरेलल में हो गया आपके पास, मल्टीप्लाई R आ जाएगा। थोड़ा सोल्व करके देखते हैं बच्चों क्या बन रहा है। इस 3 ने इस 3 को मार दिया, तो ऊपर तो बन गया 1/2, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे सोल्व करके तो 6 एलसीएम आ गया, 9 10, 10/6, सही किया। नहीं, ये 11/6 आएगा, दिस इज बिकम 11/6, सही ना। अगर आप यहाँ पे 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 2, दैट इज 11/6। अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे बन गया, दिस इज बिकम 6/22, 6/22 आर, तो ये कितना बन गया, दैट इज 3/11 आर। पी आर के अबाउट अगर आप देख रहे हैं, अगर आप रेजिस्टेंस पी क्यू के अबाउट अगर देखेंगे तो ये R/2, ये R/3, R/2 प्लस R/3 कितना था देखते हैं। 6 एलसीएम आ गया आपके पास में, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, दैट इज 5R/6, ये दोनों मिलके हो गए 5R/6, और ये R है, तो क्या आएगा 5/6 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे ये बन जाएगा 11/6। इसने इसको मार दिया, इट इज 5/11। और अगर आप देख रहे हैं क्यू आर के बीच में, क्यू आर में कितना आ रहा है आपके पास, ये भी देख लेते हैं, तो ये बन गया 4R/3, तो ये फिर ये 4R/3 हो गया, फिर ये इसके पैरेलल में हो गया, दैट इज 4/3 मल्टीप्लाई 1/2, 4/3 प्लस 1/2। सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये बन गया 2/3, यहाँ पे 6 एलसीएम लिया आपने तो 3 2 8, और यहाँ पे ये 3 हो गया आपके पास, दिस इज बिकम 2/3 और 11, और ऊपर 6 चला गया, दिस इज 4/11। तो मैक्सिमम किस में आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है 5/11। 5/11 मतलब किसके अबाउट, पी और क्यू के अबाउट मैक्सिमम आ रहा है। कुछ नहीं करना था यार, हर एक पॉइंट जो भी पॉइंट्स बोल रहे हैं उसके अबाउट आर इक्विवेलेंट निकाल दो, प्रोसीड कर लो, तो बात बन जाएगी। ठीक, बच्चों ये सवाल आपसे 2005 में पूछा गया, और आप मुझे करके बताइए क्या जवाब आएगा। अभी हुआ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों ए, मतलब कोई करंट उससे फ्लो नहीं करेगा। ये मैंने आपको ऐसा सवाल नोट्स में करवाया भी था। देखिए अगर आपके पास में ऐसे बैटरी है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे कुछ रेजिस्टेंस दिखा रखा है इसने 5 ओम का, फिर यहाँ पे कितना आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस दिखा रखा है, फिर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 10 ओम, यहाँ पे आपके पास में से 20 वोल्ट है। अब सोच के देखिए इसका जो रेजिस्टेंस है आपके पास है वो 10 वोल्ट है। मैं बोल रहा हूँ इससे अगर कुछ I1 करंट इधर जा रहा था, इसमें कुछ इधर चला जाता, मान ले कुछ I0 चला जाता, तो यहाँ पे कितना, दैट इज I1 माइनस I0, ये तो पाप हो जाता। क्या पाप हो जाता, बैटरी अगर एक टर्मिनल से जितना करंट निकला उसमें उतना ही वापस आना चाहिए, तो अगर I1 दिख रहा है तो I1 ही वापस आएगा, मतलब इससे कोई करंट जाएगा नहीं। ठीक, इससे कोई करंट नहीं जाएगा, बस वही जवाब था, कितना करंट जाएगा, दैट इज 0। समझ में आ गई बात, क्लियर? ठीक है बच्चों, ये वाला सवाल आपसे 2005 में पूछा गया था। आप इसमें बताइए कि क्या जवाब आ रहा है आपके पास। अभी हुआ बच्चों, बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। आपने क्या बोला कि एक कॉइल है और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है, उससे कुछ करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट की वैल्यू जो आपके पास इट इज 1 एम्पियर, और कितने टाइम तक फ्लो कर रहा है, t इज इक्वल टू 5 मिनट तक। उसने बोला इससे कोरस्पॉन्डिंग जो हीट निकलेगी वो हीट एक कोई गैस को दी गई, तो टोटल कितनी
इंटरनल एनर्जी चेंज हुई वो आपसे पूछ लिया। तो अगर आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस हीट देख रहे थे, हीट लॉस कितना होगा, दैट इज आई स्क्वायर आर टी होता है। तो आई की वैल्यू तो 1 होगी, आर की वैल्यू कितना है 100, टाइम की वैल्यू कितनी है 5 मिनट, 5 मल्टीप्लाई क्या कर दिया आपने 60 कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना बन गया, ये 30 आ गया, मल्टीप्लाई 1000 आ गया, तो आप इसे क्या बन जाएगी 30 किलो जूल। इतनी एनर्जी आपके पास में हीट में जाएगी। क्लियर। अब आप ये भी लिख रहे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन होना चाहिए एक्चुअल में, तो पर ये इसका वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा बिकॉज क्लोज कंटेनर से ये टर्म जीरो होगी, जितनी हीट आप देंगे सबकी सब किस में चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि जितनी आपने हीट दी है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में चलेगी। अगर इसका वॉल्यूम वगैरह कुछ बदल रहा होता तब इतनी पूरी एनर्जी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में नहीं जाती। हीट सप्लाई हमने इतना किया, वर्क डन जीरो था, दैट्स वाई जितनी हीट आपने सप्लाई की सबकी सब इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में चलेगी। बच्चों ये सवाल आपके 2006 में पूछा गया था ना, थोड़ा करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। हुआ। इसे बच्चों बी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट होगा। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए आपको ऐसे बोला गया कि S6 सेंटर था, इसका क्या छोटा सेंटर था ना, कुछ रेडियस में वेरिएशन है यहाँ पे, कुछ ऐसा बना दिया। अब बोला गया इसकी जो लेंथ है आपको वो गिवन है L/2, इसकी भी लेंथ आपको गिवन है L/2, इसकी जो रेडियस आपके पास में R है और इसकी रेडियस जो आपके पास में कुछ 2R, छोटा लिख देता हूँ 2R। अब आपसे बोला गया आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं क्या बोला, रेजिस्टेंस निकाले थे। इस वाले पार्ट की रेजिस्टेंस क्या होगी, R होता है रो L/A, रो L की जगह एरिया कितना हो गया 4πr², ठीक है। इसकी जो रेजिस्टेंस होगी इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, ये बन गया रो L/8πr², ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस होगी। इसकी रेजिस्टेंस अगर आप चेक करेंगे इसका नाम R1 हो गया, इसका नाम R2 हो गया। ये कितनी रो L और एरिया कितना आ जाएगा πr²। समझ में आ गई, कितना बन गया बच्चों पाई स्मॉल r², ना। ये कितना बन गया रो L/2πr², इसका नाम R0 दे देते हैं, रो L/2πr²। तो ये क्या बन गया आपके पास, दिस इज, इसको नाम दे दो R0, इसको R0 नाम दे दो। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 4R0 ना, 4R0। रेजिस्टेंस क्लियर होगी, इसकी रेजिस्टेंस है R0, इसकी रेजिस्टेंस है 4R0। अब बात करो क्या बात करनी है। सबसे पहले बोला पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देख रहे हैं तो कितना कितना है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा IR0 और इसमें कितना आएगा I4R0, तो 4 टाइम्स होगा आपके पास में। पर ए ऑप्शन में ऐसा नहीं बोला, वो डबल की बात कर रहा है, इस वजह से वो गलत हो गया आपके पास। समझ में आ रही बात, ठीक है जी। सेकंड में पावर अक्रॉस BC, पावर अक्रॉस BC इसका नाम है AB यहाँ तक, इसका नाम है BC। पावर अक्रॉस BC बोल रहा है 4 टाइम्स ज्यादा है। देख लेते हैं, अगर आप पावर BC में निकालेंगे तो कितना आएगा I² 4R, ये आ गया पावर इन BC। और अगर आप पावर निकालेंगे बच्चों इस AB के अंदर तो वो आएगा I² R0, 4 टाइम्स है, सही बात है। तो बी ऑप्शन आपके पास से मैच कर गया। सी ऑप्शन में क्या बोला, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी देखिए करंट इक्वल फ्लो कर रहा है, तो करंट डेंसिटी यहाँ पे जो J1 आएगा आपके पास दैट इज I/4πr02 आएगा। यहाँ पे जो आपके पास में करंट डेंसिटी दैट इज I/πr² आएगा। समझ में आ गई, ठीक है। ये आपके पास में करंट डेंसिटीज आ गई। आगे देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की तो J इज इक्वल टू क्या होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है। ये बढ़िया फॉर्मूला है, ये लोग कई बार भूल जाते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो हेल्प करेगा। तो सिग्मा तो मतलब क्या हो गया आपके पास, सिग्मा इज 1/रो,
1/ρ दैट इज कंडक्टिविटी, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करती है, दोनों का सिग्मा तो सेम होगा। अब जे जिसका ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, कहाँ पे जे ज्यादा है आपके पास, इस वाले केस में जे ज्यादा है तो यहाँ पे सिग्मा ज्यादा, यहाँ पे EFI ज्यादा होगा, यहाँ पे EFI कम होगा। तो ये वाला बढ़िया है, जो फोर्थ ऑप्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड देख पाना, वो थोड़ा सा बढ़िया चीज है, आप जे इज इक्वल टू सिग्मा की हेल्प लेके वो कर सकते हैं। क्लियर? बच्चों ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है 2007 में पूछा गया था आपसे, 2007 का सवाल है, करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। ऐसा सवाल एक पेपर में भी शायद देखा है ना, ऐसा ये डिट्टो सवाल पेपर में भी आया हो, एक बार करके बताइए। हाँ भी हुआ। इसका जो आंसर आएगा आपके पास में ए ऑप्शन सही होगा। देखिए सवाल में क्या बोला गया, ऐसे जो आपके पास में जो खाली स्पेस रहता है मीटर ब्रिज के अंदर, वहाँ पे रेजिस्टेंस आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे करके कुछ सेटअप था आपके पास, यहाँ बैटरी लगा दी, इसमें बोला गया इसमें एक रेजिस्टेंस लगाएगी 2 ओम की, और इसमें एक अननोन रेजिस्टेंस है R, पर इस R की वैल्यू है ग्रेटर देन 2 ओम। जो नल पॉइंट आपको मिलता है वो 20 सेंटीमीटर मिलता है, तो ऑब्वियसली 20 सेंटीमीटर ये वाला ही होगा, बिकॉज ये रेजिस्टेंस कम है। तो ये कितना हो गया आपके पास में 80 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, आप क्या लिखेंगे 2 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू R डिवाइड बाई 80, ऐसे ही बोला नहीं, ऐसा नहीं बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, इसने बोला कि ये कुछ x दूरी पे है, ये पता नहीं कितनी दूरी पे, ये x दूरी पे है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स पे। ठीक है, ये बताया 20 सेंटीमीटर नहीं बताया, मतलब शिफ्ट होता है, बाद की बातें देखते हैं। दिस इज R डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स। अब दो वेरिएबल हो गए। अब इसने एक और इक्वेशन क्या बोली, अगर हम इसको यहाँ पे उठा के रख देते हैं, R को इधर ले आते हैं, 2 को उधर ले आते हैं, सर्किट कैसा बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे R बन जाएगा, यहाँ पे से 2 बन जाएगा। तो इसने बोला जो नल पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है 20 सेंटीमीटर से। अब किस तरफ शिफ्ट होगा देखिए, पहले 20 था, यहाँ पे x अभी 2 ओम था, अगर यहाँ पे R आएगा तो R की वैल्यू बड़ी है तो x की वैल्यू क्या होना पड़ा, बढ़ना पड़ेगा। तो अब जो नल पॉइंट मिल गया बच्चों x प्लस 20 पे मिल गया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, दिस इज 80 माइनस एक्स। समझ में आ गया? तो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, R डिवाइड बाय x प्लस 20 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 80 माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बने कितना बनेगा, 200 माइनस 2x इज इक्वल टू RX, एक एक्सप्रेशन ये बन गया। यहाँ पे देखें दैट इज 80R माइनस RX इज इक्वल टू 2x प्लस 40। क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है आपके पास। इस इक्वेशन थोड़ा सॉर्ट आउट करके देखेंगे तो ऐसा बन जाएगा, दिस इज 80R माइनस 2x माइनस RX इज इक्वल टू 40। ठीक, तो आप इसको यहाँ पे इसके हिसाब से पुट कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज RX प्लस 2x, RX प्लस 2x इज इक्वल टू 200। क्लियर? अब इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, यहाँ पे आ गया 80R इज इक्वल टू 240, ये कट गया यहाँ पे, तो R की वैल्यू आ गई 3। तो जो सवाल है बोल रहा है, अगर हम डिट्टो सेम वैसा पढ़ दे ऐसे ढंग से सवाल को समझ लें और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो सवाल आपसे आसानी से हो जाता है। ठीक है जी बच्चों, ये वाला सवाल आपसे 2008 में पूछा गया और बहुत आसान सवाल है। आप मुझे करके बताइए क्या जवाब आएगा।
हाँ भी हुआ। आपके पास बच्चों यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप देखिए तीनों सेटअप के अंदर तो जो पावर का एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा वी स्क्वायर बाय आर। पावर क्या बनेगा? वी स्क्वायर बाय आर। तो आप देखिए जितना ज़्यादा आर होगा आपके पास में उतना ही पावर कम होगा। तो हम सब भी सेटअप में आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो जैसे पहला वाला सेटअप है वो आपके पास सोल्व कर दो, व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, ऐसा बनेगा वो आपके पास, ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा इस वाले पार्ट के पास। तो ये सब 1 1 1 1 है तो व्हीटस्टोन बनेगा, तो ये तो साफ हो जाएगा। तो टोटल कितना बनेगा? ये 2 ओम, ये 2 ओम, तो 1 ओम बन जाएगा। ये आपके इसमें R1 सेटअप की आ गई। R2 सेटअप में देख रहे हैं बच्चों वो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है पर वो है नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज, ध्यान रखना वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज कब होता है? जब इसके अबाउट होता है। उसने इसके अबाउट पूछ लिया आपके पास, ऐसा सेटअप है ना आपके पास, यहाँ पे ऐसे बना दिया, यहाँ पे ऐसे बना दिया, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, इसके अबाउट व्हीटस्टोन होता है, पूछा इसके अबाउट है तो ये 1 ओम। इसलिए जेई कई बार फर्स्ट मतलब ऐसे सवाल दे रहे जिसमें लोग गलती करते हैं। तो ये वाला ये बच्चों ये 2 ओम हो गया, ये भी 2 ओम हो गया, तो 2 ओम और 2 ओम 1 ओम हो गया, फिर 1 ओम और ये आपके पास में हाफ ओम हो गया। सिमिलरली अगर आप R3 में निकालने जाएंगे तो उसमें तो क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिखाई दे रहा है। अब वो 2 2 1 तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 2 ओम हो गया। तो मुझे पता है कि जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी पावर कम होगी। सबसे कम रेजिस्टेंस किसकी है? R2 की। सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी? R2 की। बिकॉज ये एक्सप्रेशन लगाएंगे ना तो R जिसका सबसे कम होगा उसकी पावर से ज्यादा होगी। फिर अगर आप देखेंगे तो P1, फिर अगर आप देखेंगे तो P3, P2, P1 और P3। लोग इसको सेकंड वाले केस को व्हीटस्टोन ब्रिज मान लेते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है बच्चों, ये मैंने जब व्हीटस्टोन पढ़ाया था उस टाइम बताया भी था। अगर इसके अबाउट पूछे तब व्हीटस्टोन है, इसके अबाउट ये व्हीटस्टोन नहीं है। क्लियर? सवाल आपसे 2010 में पूछा गया था, 2010 का सवाल है। अब मुझे बताइए क्या जवाब आएगा इसके अंदर। हुआ भी। इसमें आपके पास में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हमें ये देखना है कि किसके अबाउट रेजिस्टेंस पूछा है। तो ऐसा सेटअप है आपके पास में, ऐसे कभी कुछ ऐसा सेटअप बनाया है इसने, ऐसा सेटअप बनाया ना, ऐसे करके कुछ सेटअप बनाया। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये वाली लेंथ कितनी है आपके पास में? L है। ये वाली लेंथ भी कितनी है आपके पास में? L है। और ये थिकनेस है कुछ T है। तो रेजिस्टेंस इस वाले एंड और पीछे वाले के अबाउट पूछे तो रेजिस्टेंस होता है कितना? रो L बाई ए। तो लेंथ देखेंगे तो करंट ऐसे फ्लो करेगा तो लेंथ ये वाली कंसीडर होगी। एरिया देखेंगे तो ये शेड एरिया कंसीडर होगा। तो रो लेंथ की जगह लेंथ, एरिया कितना आ गया? L मल्टीप्लाई टी। तो L ने L को मान दिया तो रेजिस्टेंस आ गया रो बाई टी। तो ये L के इंडिपेंडेंट है और T के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। पर ऐसा बोला ही नहीं कि T के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है क्या नहीं, उसने सिर्फ ये बोला कि L के बारे में बात की और T के डायरेक्टली प्रोपोर्शन बोला। तो L पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसका इंडिपेंडेंट है। दैट्स वाई ऑप्शन सी आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए में जो लेंथ लेते हैं वो अलोंग द करंट फ्लो लेते हैं, एरिया जो लेते हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो लेते हैं। क्लियर? बच्चों ये सवाल है आपके सामने या फिर 2010 में पूछा गया। एक बार आप देखिए करके क्या जवाब है। थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा सा आपको पजल कर सकती है पर आप ढंग से सवाल को पढ़ेंगे, ऑप्शंस वगैरह देखेंगे तो आप सही ऑप्शन टिक कर पाएंगे। करके बताइए। हाँ भी हुआ। बच्चों यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब आपके पास कैसे करेंगे देखिए इसको सोल्व। पावर का जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है वी स्क्वायर बाय आर। पावर का एक्सप्रेशन आता है प्लस वी स्क्वायर बाय आर। आपको बोला गया कि 3 बल्ब है, एक की पावर है 100 वोट, एक की पावर है 60 वोट और एक की पावर है 40 वोट। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर से बदल रहा है, वो चीज़ को उनको पता है कि भाई ऐसा चीज़ होता है आपके पास।
तो अगर ऐसा होता है तो वो जो एक्चुअल में जो आइडियल केस में जो आती है वैसी रेजिस्टेंस नहीं बनाई हुई, कुछ उसमें थोड़ा चेंज वेंज किया होगा उसने। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इससे कॉरेस्पॉन्डिंग तो जो रेजिस्टेंस आ रही है वो कितनी आएगी बच्चों, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है बाय 100 वोल्ट। यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे इसकी दैट इज वी स्क्वायर डिवाइड बाय 60 वोट, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस आएगी दैट इज 4 डिवाइड बाय 40 वोट। ऐसा आ गया आपके पास, इसका नाम R40, R60 और R100। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि सर जी आइडियल केस नहीं है। अगर आइडियल केस होता तो आप बोल दे दैट इज 1/R100, 1/R100 इज इक्वल टू 1/R60 प्लस 1/R40 हो जाएगा। देख लीजिए ऐसे अगर आइडियल केस होता ऐसा हो जाता, पर आइडियल केस नहीं है बिकॉज उसने दिमाग में ये बात रख ली कि भाई साहब आपके पास में जो टेम्परेचर है के साथ है रेजिस्टेंस बदल रही है। तो आप ये वाला केस तो नहीं बोल सकते, ये वाली बात तो गलत होगी आपके पास, और तो कुछ ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। और अगर आप देख रहे हैं तो ए वाला आपके पास में गलत हो गया, बी की तो वैसे ही कभी कभी सही होना ही नहीं चाहिए बी तो। सी की अगर आप बात करेंगे तो ये बोल रहा है कि R100 मैक्सिमम है, फिर ये नहीं, क्योंकि इसके देखिए ये है V²/100 वोल्ट, इसकी रेशियो सबसे कम हुई। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर आप रेशियो देखेंगे तो R100 मैक्सिमम नहीं है, सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है 1/R100 इज मैक्सिमम, देन 1/R60, देन 1/R40, और ये बस सही बैठती है। आप करके देख लीजिए चीज। अभी रेशियो तो आपके पास में वैसा ही आ रहा है ना कि ऊपर 100/V² है, फिर 60/V² है, फिर 40/V² है। तो 100/V² सबसे बड़ी टर्म है, 60/V² उससे छोटी टर्म है, 40/V² उससे छोटी टर्म है। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पे डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो हमेशा सवाल के अंदर जब आप सवाल पढ़ लें, आपको कुछ लग रहा है लैंग्वेज थोड़ी पजलिंग है, तो आप ऑप्शंस पे जाइए। ऑप्शंस आपको अपने आप क्लियरिटी देंगे। सवाल बना ही होता है बेटा सॉल्व होने के लिए, अगर ढंग से सोचेगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये वाला सवाल आपसे 2010 में पूछा गया और सवाल ठीक है, एक बार आप ढंग से देख के बताइए क्या जवाब आ रहा है। हाँ भी हुआ। देखिए कुल मिला के ये है कि जब आपके पास में आपको अगर ओम्स लॉ चेक करना है तो हम ऐसे करते हैं। यहाँ पे ऐसे ये बना दिया, ये आपका टेस्ट रेजिस्टेंस है, तो वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगता है आपके पास, और अमीटर जो लगता है वो यहाँ पे सीरीज में लगता है। अब अमीटर को अगर आप गैल्वेनोमीटर के हेल्प से बनाना चाहते हैं तो पता है भी वोल्ट मीटर स्ट्रक्चर क्या होती है आपके पास। वोल्ट मीटर में होता है गैल्वेनोमीटर प्लस एक हाई रेजिस्टेंस। ठीक, और अगर आप अमीटर बनाते हैं गैल्वेनोमीटर से, कैसा होता है बच्चों, एक गैल्वेनोमीटर होता है, इसके एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं यहाँ पे छोटी सी, ये आर एल मतलब लो होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर बनाना है तो वोल्ट मीटर बनाने क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाएंगे और एक रेजिस्टेंस आएंगे जो हाई रेजिस्टेंस हो। अब देखिए हाई रेजिस्टेंस कौन सी है, सवाल में मेंशन कर दिया R1 हाई रेजिस्टेंस है, तो आपने यहाँ पे R1 लगा दिया। सिमिलरली अगर अमीटर बनाना है तो यहाँ पे ऐसे गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी जो कि छोटी हो, जिसका नाम R2 है। तो ये सेटअप अगर आप देख रहे हैं तो कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है आपके पास, सी ऑप्शन के साथ में यहाँ पे मैच कर रहा है। समझ में आ गई भी? आप सब सर्किट देख लीजिए, ये वोल्ट मीटर होना चाहिए, यहाँ पे ये वाली टर्म वोल्ट मीटर है, ये अमीटर है। वोल्ट मीटर कैसे बनता है, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा के। अब आप देखिए हाई रेजिस्टेंस कौन सी है, तो सवाल है बोला है कि R1 हाई रेजिस्टेंस है आपके पास और इसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगती है, तो लो रेजिस्टेंस कौन सी है आपके पास, R2। तो ये सर्किट बनाया, तो आपके पास सी ऑप्शन बच्चों यहाँ पे करेक्ट आ गया। आसान था। ठीक बच्चों, ये वाला सवाल आपसे 2011 में पूछा गया। आप देखिए थोड़ा करके, थोड़ी सी एक एंड करेक्शन टर्म नहीं है आपके पास, तो थोड़ा दिमाग लगाइए तो आप कर पाएंगे उसको। हाँ भी हुआ। देखिए सवाल में क्या बोला गया, ए मीटर ब्रिज सेटअप एज शोन इन द फिगर टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस एक्स। यहाँ पे हम मीटर ब्रिज का सेटअप बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसे अननोन रेजिस्टेंस लगानी है और यहाँ पे कुछ वायर है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे अननोन।
आपको बोला गया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया, उसका नाम कुछ रखा गया है एक्स, ठीक। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया, वो लगाया गया आपके पास 10 ओम, दिस इज 10 ओम। और यहाँ पे ऐसे गैल्वेनोमीटर है, नल पॉइंट आपको मिल गया। तो नल पॉइंट डिस्टेंस है 52 सेंटीमीटर पे। कितने सेंटीमीटर है बच्चों? 52 सेंटीमीटर, ठीक। तो अगर ये 52 सेंटीमीटर है आपके पास में, तो ये कितना हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर। हाँ भी हुआ बच्चों, इसका बी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट आना चाहिए। तो आइए थोड़ा करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे ये 52 सेंटीमीटर होगा, ये 48 सेंटीमीटर होगा। तो आप कहेंगे दैट इज x डिवाइड बाय 52 प्लस एक एंड करेक्शन। करेक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ कमी है वो ऐड करें। करेक्शन सब्ट्रैक्टिव होती है, करेक्शन हमेशा ऐड होती है। तो आप बोलेंगे करेक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 48 प्लस इसकी भी एंड करेक्शन कुछ ऐड करनी पड़ी, दैट इज करेक्शन ऑफ बी। मतलब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कमी होगी, मतलब इतनी लेंथ थोड़ी ज्यादा मेजर होनी चाहिए, पर कुछ एरर वगैरह है, उस वजह से करेक्शन उन्हें ऐड कर दी। अब ये सवाल में गिवन है, देखिए एंड करेक्शन ऑफ ए गिवन है 1 सेंटीमीटर और एंड करेक्शन ऑफ बी गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर। पुट कर दीजिए यहाँ पे आप, ठीक। क्या बन जाएगा? एक्स यहाँ 1 सेंटीमीटर पुट किया तो बन गया 53 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे 2 किया बच्चों तो क्या बन गया 50। समझ में आता है? यहाँ पे साफ हो गया। तो x की वैल्यू आप देखिए, x की वैल्यू कितनी है? दैट इज 53 डिवाइड बाय 5। अब देख लीजिए वैल्यू कितनी आती है। दैट इज 10.6 आपके पास में आ रही है। 10.6 मतलब आपके पास बी ऑप्शन यहाँ पे 2 होगा। क्लियर? 10.6 होगा। तो जब भी कभी बच्चों एंड करेक्शन आई, ये बात आप नोट कर लीजिए, कभी भी एंड करेक्शन लिखा हो मिलीमीटर बीच में तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना, हमेशा क्या करना है? आपको ऐड करना है। करेक्शन का मतलब भी क्या होता है? कोई कमी है, आपको उसको बढ़ाना है। क्लियर बच्चों? ये वाला सवाल जो आपके पास में है, ये आपसे 2016 में पूछा गया। 2016 का सवाल है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट करके बताइए। थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है ना, मैथमेटिकल जाएगा थोड़ा लेंदी हो जाएगा, दिमाग में सीधा हो जाएगा। करके बताइए। हाँ भी हुआ। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए सवाल में क्या था बच्चों, आपके पास में आपको ऐसे बोला गया कि एक सिलेंड्रिकल शेल है, ठीक है, ये कंडक्टिंग है पर इस पर कोई चार्ज नहीं है, और एक यहाँ पे आपके पास में एक लाइन चार्ज है। ये बोला गया सवाल में, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इस पर चार्ज डेंसिटी कुछ लैम्डा है, लाइज अलोंग एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, इसकी डिस्क कुछ आर है। अब इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे एक मटेरियल भर दिया आपने, ऐसे यहाँ पे एक मटेरियल भर दिया, वो कंडक्टिंग मटेरियल है। कंडक्टिंग मटेरियल देखिए, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज नहीं है, तो क्या करेगा, ये चाहेगा कि इसका सारा चार्ज फ्लो करवाए, कहाँ ले जाऊँ, बाहर ले जाऊँ, ऐसे चाहेगा भाई। तो अगर आप फाइनली देखेंगे सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा, तो फाइनली टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ग्राफ जीरो को टेंड करना चाहिए। तो जीरो किस किस में टेंड कर रहा है? सी में टेंड नहीं कर रहा, बी में टेंड नहीं कर रहा, डी में आपके पास में टेंड कर रहा है और ए में टेंड कर रहा है। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। और अब आप सोच के देखिए, यहाँ से चार्ज होगा वो इस कंडक्टिंग मटेरियल से फ्लो के बाहर जाता रहेगा, तो कंटिन्यू जाता रहेगा ना आपके पास, वो बीच में ऐसा कोई कर्व थोड़ी बनेगा। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आ रही है? नहीं अगर आपको गणित से जाना है फिर आप ऐसे करिए, आप ये लिखिए कि भाई छोटे से कितना लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक्स दूरी पे जाके इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चेक करूँ, यहाँ पे डीवी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा आर दूरी पे जाके डीवी, तो कितना होगा? तो मैं लिखता हूँ ई, निकाल लेता हूँ, ई होता है 2k लैम्डा बाई आर इसकी वजह से, और ये ई किसके बराबर है? डीवी बाई डी आर। तो मुझे समझ में आ गया भाई इतनी सी जगह में थोड़ा सा मूव करने, डी आर डिस्टेंस मूव करने से जो पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो आपके पास में डीवी कितना आ गया? डीवी आ गया 2k लैम्डा बाई आर मल्टीप्लाई डी आर। सही, ये इतने से में पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। तो अगर मैं इतने से पार्ट की अगर मैं रेजिस्टेंस भी निकाल लूँ तो रेजिस्टेंस कितनी मिलेगी? डी आर, इस छोटे से एलिमेंट की। तो रो एल बाई ए होता है, रो एल कितना है? डी एल डी आर, इसकी रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ।
तो करंट रेडियली फ्लो कर रहा है, तो डी आर डिस्टेंस कुछ करंट फ्लो कर रहा है, और एरिया कितना है बस एरिया का 2 पाई आर मल्टीप्लाई इसकी कुछ लेंथ आप मान लीजिए एल लेंथ के लिए आप निकाल लें। समझ में आ गया। तो अगर आप यहाँ पे छोटा सा कुछ करंट निकालेंगे डी आई करंट कितना है बच्चों, डी आई करंट आपके पास में डी वी बाई डेल्टा आर, तो डी वी बाई डेल्टा आर देख लेते हैं 2 के लेमडा डी आर बाई आर, और रेजिस्टेंस बन गई रो डी आर 2 पाई आर। क्या क्या कट रहा है, डी आर से डी आर कट गया, इस आर से ये वाला आर कट गया आपके पास, जो करंट आ रहा है आपके पास एक 2 के लेमडा पाई 2 के लेमडा पाई एल डिवाइड बाय रो, ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा एक्सप्रेशन है। अब ये करंट होगा क्या, जो करंट जो चार्ज यहां से कम आई क्या होगा, आई होगा डी लेमडा बाई डी टी। जो चार्ज आपके पास में ट्रांसफर हो रहा है वही तो आएगा यहाँ पे, तो आप इसको क्या लिख देंगे, डी आई इज इक्वल टू हो गया आपके पास डी लेमडा बाई डी टी। तो लेमडा नीचे चला जाएगा, वो उधर चला जाएगा, फंक्शन बन जाएगा आपके पास। अगर आप देखेंगे दैट इज ये ऐसा एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। तो अगर आप डी लेमडा बाई लेमडा इज इक्वल टू यहाँ पे बन गया डी लेमडा बाई लेमडा इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास 2 के पाई एल डिवाइड बाय रो, और यहाँ पे डी टी इंटीग्रेट कर लीजिए आप। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा एल लेमडा, और यहाँ पे बन जाएगा 2 के लेमडा एल बाय रो टी। लिमिट चलेगी, यहाँ पे लेमडा पहले था लेमडा नॉट, और फाइनली किसी टाइम पे लेमडा हो गया, तो क्या बन जाएगा एल एन लेमडा बाय लेमडा नॉट 2 के लेमडा एल बाय रो मल्टीप्लाई टी। तो लेमडा क्या आ गया, लेमडा आ गया, ये घट रहा है ना आपके पास में, माइनस आएगा यहाँ पे, तो लेमडा आ गया लेमडा नॉट ई टू दी पावर 2 के लेमडा एल टी बाय रो, ऐसा एक्सप्रेशन आ गया, ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो आपको करंट दिखाई दे जाएगा, करंट दिखाई दे जाएगा आपको, और आपको डेंसिटी चाहिए, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, फिर करंट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा डी लेमडा बाई डी टी। तो वो अगर आप देखें तो ई का फंक्शन दिखाई देगा आपको, ई का फंक्शन दिखाई देगा। तो ई का फंक्शन ऐसा कुछ फंक्शन बनेगा, तो कैसा ग्राफ जाएगा, नीचे की तरफ ग्राफ चला जाएगा। तो सवाल डायरेक्टली हो सकता है, गणित में जाने की जरूरत नहीं थी, आपको सीधा चमकता भाई सब सारा चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होगा टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, करंट या फिर चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो जीरो वाला ऑप्शन पिक करते, फिर आप समझ में कंटिन्यू चलता रहेगा ना, ऐसा थोड़ी बीच में कुछ कर्व ऊपर नीचे क्यों जाएगा, एक जैसे सिमेट्रिक कर्व चलेगा आपके पास। तो इस वजह से ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक।